नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और ऐसा ही रियासी की राजनीति में भी देखने को मिला है। इस समय हमारे साथ पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे तमाम सवालात करेंगे और जो कुछ दिन पहले कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे अमित शर्मा जी ने पार्टी छोड़ी है, उस पर भी इनसे सवालात करेंगे और इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जुगल जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। थैंक यू। जुगल जी, सबसे पहले तो वही सवाल बनेगा कि कुछ दिन पहले आपके जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, जो एक बड़ा पद था कांग्रेस का, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। उस पर क्या कहेंगे? एक बड़ा झटका उसे कांग्रेस को देखा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? यहाँ तक आपने जैसे पूछा मुझे, जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने पार्टी छोड़ी। वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ साथ वो मेरे बच्चों की तरह एक अच्छे अजीज़ थे और आज भी हैं। और जहाँ तक उनकी पार्टी छोड़ने का है, ये उनका अपना जाती फैसला, अपना मन का फैसला है। और शायद जितने भी जर्नलिस्ट आप लोग जहाँ मुझसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उन्होंने अपने मन की बात आपको बता दी है। रही सवाल जहाँ तक पार्टी को नुकसान की, पार्टी को नुकसान तो कोई एक आदमी चला जाए नुकसान तो होता है। और ख़ासकर उसके जाने से हम सब ये समझते हैं कि जब से उसको पहले यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने वो, उसके बाद अब जैसे वर्किंग प्रेसिडेंट थे, हमारी ये भी कोशिश थी कि आने वाले दिनों में उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाएंगे। उसके बाद ये भी कोशिश थी कि शायद जब असम्बली कोई ऐसे जैसे ड्यूटी बनी है, उसके बाद रियासी अगर असम्बली अलग होती तो हमने ये भी सोचा था कि शायद मौका मिलता तो उसको भी कंटेस्ट करते, हम हो सकता है ड्यूटी में ना इलेक्शन लड़े। ये सारी चीज़ें थी और उन्हें भी बताई गई, मैंने बताई थी। मैंने उनसे ये भी कहा था, ये एक दफ़ा नहीं कहा मैंने, आप किसी को भी पूछ सकते हो। मैंने कई दफ़ा जाने से पहले, जैसे 15 दिन पहले मैं मिला उनसे, मेरे पास उसने कहा कि मैंने जाना है। मैंने कहा क्यों जाना है? कहते नहीं, मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है जहाँ पे, या कुछ 10 बातें आप पे उसके दिल की बातें थी, उसने बताई नहीं मुझे ज़्यादा, लेकिन इतना ही कहा कि मैंने जाना है, मुझे आप पे गिला नहीं है। या फिर कुछ यहाँ पर ऐसा था कि आप ही के द्वारा, जैसे आप लोग इंटरव्यू लेते हो, मेरा ले रहे हो, उसका ले रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें उसने बीजेपी की मुखालफत उसने पूरी की थी, डट के की थी। म्यूनसिपलिटी की मुखालफत में तो कोई कसर उसने छोड़ी नहीं थी, शहर की डेवलपमेंट के लिए। और ख़ासकर यानी कि अपोजिशन का जो काम होना चाहिए वो उन्होंने किया था। तो फिर बड़ा झटका तो माना जाएगा ना कांग्रेस के लिए। ऐसा नहीं, रियासी शहर के अंदर अगर म्यूनसिपलिटी का कारपोरेटर के सिलसिले में 1,25,000 वोट है, शहर का 5,000 वोट है, वो शहर के हित के लिए म्यूनसिपलिटी में कंपटीशन करते थे। वो पार्टी की तो बात अलग आ जाती थी ना, क्योंकि पार्टी में हमारे पास 2 यहाँ पर इलेक्टेड हुए थे। म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन में हमारे 2 मेंबर्स थे, तीसरा अब तो हुआ जिसमें बाई इलेक्शन हुई है। जब 2 कैंडिडेट थे, उसकी अपनी भी मेहनत थी कि उसने बाकियों को भी अपने साथ जोड़ा। और एक वक्त ऐसा भी आया कि आप लोगों ने भी एक किस्म की उस चैनल में चलाया कि जब उसने म्यूनसिपलिटी को ब्रेक करने की कोशिश की और उसने अपने ढंग से किया था। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें उस बात का है कि भाई जो शहर के अंदर अपोजिशन थी वो कम हुई उसके। बाकी इतना अभी तो ये बात कहकर ये कहने की कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो उनका कद था वो छोटा था और शहर तक ही सीमित था। जो आप जिस मर्जी एंगल से ले लो, वो उसने खुद भी कहा आपको कि मेरे आज हम आपके मन की बात जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि उनके मन की बात थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आपके मन की क्या बात है? क्या उनका जो कद था शहर तक ही सीमित था, यहीं तक वो सीमित थे, बाहर लोग उन्हें कम जानते थे या मानते थे? नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। हमने जब डिस्ट्रिक्ट का वर्किंग प्रेसिडेंट होगा, उसको कद तो फिर आप वर्किंग प्रेसिडेंट से नाप सकते हैं। जब उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में बनाना चाहता हूं तो उसको उस एंगल से बना सकते हैं। जब मैं ये चाहता था कि ये लड़का अगर अच्छा चलेगा तो हम इसको टिकट भी इलेक्शन के लिए प्रपोज कर सकते हैं, तो फिर आप उस एंगल से उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर जब हम उसकी सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ तक उसकी इंडिविजुअल फैसले का था। इन सब चीज़ों को उसने एक साइड पे किया। जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या आपने ये बातें कही थी, मैंने कही थी उसको। ये उसकी इंडिविजुअल उसकी अपनी काबिलियत के ऊपर, क्योंकि मैंने उसकी काबिलियत के ऊपर ये सारी चीज़ें कही थी। अब ये सारी चीज़ें छोड़कर उसको वहाँ कुछ अच्छा लगा है, वो चला गया। वो आप जानो, वो जाने, दूसरा जाने, उसमें हमें क्या इस चक्कर में पड़ना है। तो 2 नेता गए हैं, एक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, हालांकि उन्हें जो एमसी की इलेक्शन थी उसमें टिकट नहीं मिली थी, नाराज हुए थे, अलग इलेक्शन लड़े थे और फिर जीते थे, फिर कांग्रेस के साथ दिखते थे। अब जो पार्षद बचे हुए हैं, क्या वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ कोई पार्टी
यहाँ तक लोकल इलेक्शन का दायरा आ जाता है म्यूनसिपैलिटी का, जैसे कह रहे हैं छोटी इलेक्शन, जैसे आप यही चीज़ अगर आप हायर लेवल पे पूछें कहीं पे कोई जा रहा है आ रहा तो बात अलग है, ये छोटी इनकी छोटे दायरे की है। हालांकि जहाँ जो इलेक्टेड भी होता है, चाहे समझने वाली बात यह है कि शहर के हित के लिए जब कोई इलेक्टेड हो जाता है, वो चाहे एनसी से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी का हो, अगर उसने शहर की डेवलपमेंट करनी है तो ये सारे जॉइंटली कंबाइंड ही करते हैं, डेवलपमेंट होती है। इससे वैसे सिंगल आदमी का है कि मैं जाकर वहाँ एक कारपोरेटर हूँ, मैं जाकर डेवलपमेंट कर सकता हूँ शहर की, तो वो नहीं हो सकती है। वो सारी ये म्यूनसिपैलिटी जब बनती हैं छोटे दायरे होते हैं, तो ये मिल बैठ कर डेवलपमेंट होती है। इसमें कोई इतनी फंडिंग नहीं है, इतने सोर्सेज नहीं है बिजनेस वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के कि जो वहाँ सोर्सेज हों कि करोड़ोंपति म्यूनसिपैलिटी है तो वहाँ डेवलपमेंट हो सकती है। ये सारी जॉइंटली प्लानिंग जिस वक्त इनके पास बजट आएगी, जैसे मान लो कि इनको साल का 10 लाख मिलता है, 20 लाख मिलता है, 50 लाख मिलता है, तो ये उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आपस में कि भाई किस तरीके से करना है, कौन कौन सा काम। लेकिन फिर भी जिले में जो दो म्यूनसिपैलिटीज थी उसमें दोनों में भाजपा का कब्जा है, लेकिन जब रियासी में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो तब यहाँ पे 6 मतों से बराबरी रही थी। हालांकि चेयरमैन फिर वो बन गए थे, वही रहे थे, पुराना फैसला ही जो था वही कहा गया था इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद फिर जो वार्ड नंबर 11 में इलेक्शन हुई, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो जीते थे, रिम्पी दुबे जी। ऐसा लग रहा था कि क्या हो सकता है कि जो सत्ता है रियासी में एमसी की वो कांग्रेस के हाथ में आ जाए, लेकिन उसके बाद एकाएक अमित शर्मा जी का जाना और उसके बाद जो 2 और पार्षद उनके साथ थे उनका भी अच्छा जी, जिस वक्त वो इलेक्शन हुई थी पहले जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया था, उसमें उस वक्त बीजेपी के भी थे इनके साथ, जैसे इनका वाइस प्रेसिडेंट था वो भी साथ था बीजेपी का। हमारे पास तो मेजॉरिटी थी नहीं उस वक्त, मैंने मना भी किया था इनको कि आपके पास मेजॉरिटी है नहीं, आप इसमें इस एफर्ट्स पे मत पड़ो। लेकिन जब उनके साथ बीजेपी का आ गया, इंडिपेंडेंट कुछ लोग आ गए, हमारे तो 2 ही थे ना, बाकी तो सारे इंडिपेंडेंट थे जब बीजेपी के थे। जब उन्होंने लिखकर साइन कर दे दिया जिस वक्त, तो उसके बाद उसमें बीजेपी वाले भी थे, दूसरे भी थे। तो ये उनकी अपनी सोच के मुताबिक थी। हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं था कि हम पार्टी वाले उसको म्यूनसिपैलिटी को गिरा रहे हैं, उसमें सारा मिला जुला था इनका। हमारे पास तो मेजॉरिटी थी नहीं कि हमने म्यूनसिपैलिटी बनानी थी। तो ये छोटी इलेक्शन, दायरा छोटा आ जाता है, उसमें उस ढंग से इसको कंसीडर किया जाता है। ये अपने अपने लेवल पे कभी कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, ये छोटा दायरा आ जाता है इसमें। अमित शर्मा जी ने ये कहा कि जो रीज़न उन्होंने बताया पार्टी छोड़ने का, उन्होंने कहा कि जो संगठन है वह काफ़ी कमज़ोर था, जो पद हैं वो बड़े ही नहीं जा रहे थे, काफ़ी देर से पद खाली थे, जिस कारण वो काम नहीं कर पा रहे थे, पार्टी का किसी तरह का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता था। क्या एग्री करते हैं आपकी? नहीं, ऐसा बात नहीं, हम तो 24 घंटे वहीं रहते थे, मतलब उनके उस पर था। पार्टी के अंदर बेसिकली हालात कई दफ़ा कमज़ोर भी होते हैं पार्टी की, लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी का एक अलग चीज़ है। मैं कई दफ़ा इनको कांग्रेस वालों को समझाता हूँ, जैसे मैंने अमित जी को भी कहा कि ये बीजेपी नहीं है। बीजेपी सुबह उठता है कोई तो शाम को उसको स्लिप दे देती है, जा भी तू, आप देखो कितने उन्होंने संगठन बनाया, कितने हर एक को पर्ची दे देते हैं, जो भी जिसकी कैपेसिटी है कि नहीं है। हमारा काम करने का अलग ढंग है पार्टी का। हमारा जो आ जाता है, पहले तो मेंबरशिप ड्राइव होती है, उसके बाद जो संगठन बनता है उस ढंग से। ये बीजेपी के पैटर्न पे नहीं है, और बीजेपी के पैटर्न पे संगठन नहीं है, और बीजेपी के पैटर्न पे हम काम नहीं करते हैं। वो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। आज आप देखेंगे कि आप किसी को भी पूछेंगे, आज वोट चाहे पंच की इलेक्शन होगी, सरपंच की होगी, एमएलए की होगी, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट मांगते हैं। मैं जब जुगल किशोर जाऊंगा, मैं अपने किसी लीडर के नाम पे वोट नहीं मांगता हूं। मैं जब जाऊंगा तो मैं अपने जो काम किए होंगे मैं वो चर्चा करूंगा। अगर वो लोग अपने नेता के नाम पर वोट मांगने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत हो सकती है? आपने अगर नेता के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो अच्छी बात है, मांगना चाहिए, लेकिन उसके साथ काम भी तो करना चाहिए ना। जब वोट मांगा और नेता के नाम पे, आज की डेट में जैसे आप जो इश्यूज जहाँ पे ऐसे हैं, कई दफ़ा आप सुनते होंगे पंच से भी, सरपंच से भी, एमएलए से भी, इवन एमएलए अक्सर कहते हैं कि आपने वोट मुझे थोड़े दिया, वो तो दिल्ली नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ है। आज कुछ इशू आपके द्वारा भी आते हैं, अब मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, कि कई दफ़ा आपको कहा जाता है ये जनाब मैंने तो कहा नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है तो ये वो कहेगा। आज कुछ इशू ऐसे हैं, वोट हमने लिया है लेकिन इशू प्राइम मिनिस्टर के सुपुर्द किए हुए हैं। इसलिए जो वोट मांगना हो, जैसे भी वोट मांगना हो, चाहे पंच का, सरपंच का, डीडीसी का, एमएलए का, वो अपने लिए वोट मांगना चाहिए और मैं आपके काम करूंगा, उस ढंग से करना चाहिए। लेकिन उन्हें तो वोट मिल रहे हैं। एमसी कटरा और एमसी रियासी में वो हैं, डीडीसी के चेयरमैन उनके हैं, इसके अलावा कई सरपंची बीडीसी चेयरपर्सन उनके हैं। तो फिर आपको तो वोट मिल रहा नहीं, वो अपने नेता के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उन्हें लगातार वोट मिलते जा रहे हैं। तो कांग्रेस हाशिए पर कहीं ना कहीं दिख रही है। क्या मानते हैं कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से इस समय गुजर रही है? नहीं, यहाँ तक उनका जो आपने तीनों चीज़ों चारे इकट्ठी पूछती है, यहाँ तक अभी डीडीसी की इलेक्शन तो अभी हुई है,
इससे पहले उन्होंने वोट मांगे थे सियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से। इवन प्राइम मिनिस्टर से कहलवाया था कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, बारीदारों का, तो आप मुझे वोट दे दो तो मैं आपका काम कर दूंगा, ये कहा था उन्होंने। वोट लोग दे देते हैं कि जिस वक्त एक दफ़ा जिसको कह दिया कि उस लीडर के नाम पे, लेकिन जब लोगों को काम पड़ता है, जब जाते हैं तो लोग पछताते हैं। आज लोग पछता रहे हैं, आपके सामने है, मुझे तो पता नहीं है लेकिन आपके नॉलेज में है कि आज लोग फील कर रहे हैं, चाहे वो सरपंच का वोट लिया होगा, चाहे एमएलए का लिया होगा। अब डीडीसी का भी ख्वाब पूरा हो जाएगा। आपने देख लिया कि डीडीसी का भी, अगर लोग पछता रहे होते तो फिर डीडीसी की इलेक्शन में ही भाजपा की ज्यादा सीटें क्यों आती? नहीं, ये जो आप, क्या अपोजिशन कमजोर है इसलिए भी लोग बीजेपी को नहीं, अभी लोगों के जहन में जो बातें हैं, लोगों के जहन में जो बातें हैं, या जो इलेक्शन का प्रोसेस आपने देखा कि पहली दफ़ा जो इलेक्शन हुई है जहाँ पर डीडीसी की, मैं डीडीसी की बात करता हूँ, डीडीसी की इलेक्शन आप देखा, पहले भी जब इलेक्शन होती है तो वोट जो वोटर प्रिंट होता है वो वहाँ पर, क्या नाम है इसका, प्रिंटिंग प्रेस पे, जो हमारी रणवीर प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पे होता है। इस दफ़ा जो वोटिंग इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग करवाई है, इलेक्शन करवाई है, वो टोटली डीडीसी ऑफिस के सुपुर्द था। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट सेंटर की भी डायरेक्टली थी, स्टेट की भी थी। जब से हमारी रियासत के अंदर ड्यूटी बनी है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये महसूस होता है कि यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ही पार्टी को चला रही है। ये आपके सामने है सारा पिक्चर। तो ये सारी चीज़ें जिस वक्त इलेक्शन थी, प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं नेचुरली जो हालात आपने, मैं आपको खुद कह रहा हूँ ना, जो चीजें ऐसी गलत हो रही हैं, आप, मैं क्या चुनावी प्रचार वो प्रक्रिया पर उतार रहा हूँ। इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते आप? सड़कों पर कभी नहीं देखा है? अगर इतनी बड़ी चीज हो रही है, अगर प्रक्रिया पर ही एक बड़ा सवाल आप आज उठा रहे हैं, तो इसके खिलाफ आप पहले क्यों नहीं बोले या फिर सड़कों पर क्यों नहीं उतरे, जैसे कि अन्य मुद्दों को लेकर हम देखते हैं कि आप देखें वेस्ट बंगाल में इलेक्शनें हो रही हैं, आज हर कोई आदमी उसके ऊपर उंगली उठा रहा है उन चीज़ों पे जो वहाँ हो रहा है। तो कौन सुनने वाला है यहाँ पे? अभी आपने देखो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जिस ढंग से चल रहे हैं, तो कौन सुन रहा है वहाँ पे? ये पॉलिटिकल एंगल से जो पार्टी हैं वो अपना अपना रोल कर रही हैं, लेकिन जो सरकार में बैठी हो, सत्ता में बैठी हो पार्टी, ये उसने देखना है कि क्या ये हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे डीलिमिटेशन का ही किस्सा देख लीजिए, स्टेट के अंदर 1.5 साल से डीलिमिटेशन नहीं हो रही, बाकी सारे काम हो रहे हैं, डीडीसी की इलेक्शन हो रही है, पंचायत की इलेक्शनें हो रही हैं। तो ये बेसिकली वहाँ पर तो डिक्टेटरशिप चल रही है ना इस वक्त पूरी देश के अंदर, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर में जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो डिक्टेटरशिप है। तो ये खत्म कौन करेगा? अपोजिशन क्या बाहर नहीं आएगी? अपोजिशन आ रही है, अपोजिशन तो हम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, जिस वक्त अभी पिछले दिनों हमने जो रैली प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, कितनी रैलीज की आपने? पिछले 6 सालों की बात करूंगा, या फिर यहाँ पे जब से भाजपा की सत्ता आई थी, फिर उसके बाद एलजी रूल भी है, कितने प्रदर्शन आपने अभी तक किए? कांग्रेस ने अभी क्योंकि आप पे आरोप ये लगते हैं कि आप घरों पे बैठे रहते हैं, जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, मुद्दे जनता उठाती है, लेकिन जो अपोजिशन का काम होता है वो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही है, जिसका उदाहरण अब अमित शर्मा जी ने खुद ये कहा कि पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करती जनता के मुद्दों के लिए। नहीं, जहां तक मैं आप ही के थे, मैं अमित शर्मा की डिस्कशन पे नहीं आ रहा हूँ। अमित शर्मा भी यहाँ प्रोटेस्ट करता था, उसकी भी आपके पास डायरी है कि कौन कौन सा किया, चाहे वो रफेल इशू पे किया, चाहे महंगाई पे किया, चाहे अदर्स पे। उनका आरोप यह है कि जो नेता थे, जैसे नेता, उनमें आप पर भी हो सकता है कि यह आरोप हो कि आप साथ नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप है वो साथ नहीं देती थी, पार्टी सपोर्ट नहीं करती थी। किसी और चेहरे को, कुछ और नेताओं से भी हमारी बात हुई है कांग्रेस के ही, दबे मन से उन्होंने नाम ना लेने की शर्त पर यह कहा है कि पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई, पार्टी के बड़े नेता ये नहीं चाहते कि कोई और चेहरा भी कांग्रेस से निकले। नहीं, चलो ये बात उनके जो कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं दबे लफ्जों में उन्होंने कहा, तो ये आप उनसे ही पूछ सकते हैं, खुलकर वो बोल रहे हैं, मेरे सामने आकर बोले, ऐसा बात नहीं है। जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, अभी 45 दिन जहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, जो इश्यूज़ थे सारे इश्यूज़ के ऊपर, जैसे किसानों का था, महंगाई का था, ये सारे इश्यूज़ पे पूरी एक कॉन्स्टिट्यूंसियों में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोटेस्ट हुआ। अभी भी हमारा चल रहा है घर घर कांग्रेस के लिए, और इन सब इश्यूज़ के लिए, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, इन सब इश्यूज़ के ऊपर। यहाँ जब भी आप कैमरा किसी के आगे रखते हैं तो आप यहीं से शुरू करते हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो आपके पास रिकॉर्डिंग है, नहीं तो प्रोटेस्ट करें या जिस भी तरीके से आप आवाज नहीं उठा रहे, जनता के मुद्दे नहीं उठा, पीछे भी चल रहा था, आगे भी चल रहा है, और इस वक्त कोविड की वजह से आपको थोड़ा कम नजर आया होगा, लेकिन ये चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सरकार इस वक्त जो सेंटर में चल रही है, उसके पास चारों पहिए उसने अपने कब्जे में रखे हुए हैं, जो आपके सामने सारा कुछ है, तो वो किसी की आवाज़ सुनकर राजी नहीं है। आप किसान, इस पर आप कौन सा प्रोटेस्ट ढूंढ रहे हैं? आज देखो किसान वहाँ पूरा 17 किलोमीटर टेंट लगाकर बैठा हुआ है, कौन सुन रहा है उनकी? यहाँ इस वक्त डिक्टेटरशिप चल रही है। यहाँ कोई इस वक्त देश के अंदर कोई सरकार, जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ तो डिक्टेटरशिप चल रही है। आरोप ये लगता है कि
कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार सत्ता में रहे हैं, उन्हें अपोजिशन करना ही नहीं आता। नहीं, ये बात दुरुस्त है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम आदमी जानता है, हम भी कहते हैं। हमें अपोजिशन की, कांग्रेस का अपोजिशन कल्चर नहीं है और उनको सरकार चलाना नहीं आती है, ये बात है। इसी वजह से वो जो बोर्ड मांगते हैं वो एक ही के नाम पे बोर्ड मांगते हैं, अपनी काबिलियत पे नहीं मांगते हैं। जैसे 25 MLA यहाँ से इलेक्टेड हुए, वो अपनी काबिलियत पे वोट नहीं मांगते हैं, वो सीधा दिल्ली के दरबार के नाम पे वोट मांगते हैं। आज भी जिस वक्त आपके चैनल पे जब मैं सुनता हूँ, कई दफ़ा इंटरव्यू सुनता हूँ, तो वो मोदी जी की बात करते हैं, वो दूसरी कोई बात नहीं करते हैं। वो अपनी काबिलियत नहीं बताते कि मैं भी ये कर रहा हूँ। वो अपना नहीं कहेंगे मैं ये करूँगा या किया है मैंने या आगे मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। हम लोग कहीं बोर्ड पर मांगने जाएंगे, हम कहते हैं हमने काम किए, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कॉलेज की बात करें, तहसील की बात करें, ब्लॉक की बात करें, सड़क की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, इवन मुलाजमत की बात करें, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो कांग्रेस का, हम 70 साल अगर हम कांग्रेस में रहे, 70 साल हमारी सत्ता में रही सरकार में, तो हमें वो आदत है, ये है, अफेक्ट है इसमें। कोई मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि भाई नहीं जी हम 6 सालों में आदत और नहीं, फिर ये आदत नहीं। खासकर अंशज जी, मैं ये बताऊँ कि ये बीजेपी पैदा कहाँ से हुई है। RSS और इससे पहले प्रजा परिषद थी। प्रजा परिषद रियासी कंस्टिट्यूंसी के अंदर खासकर सबसे ज़्यादा गढ़ यहाँ था। हमने अपनी आंखों से देखा है, जब हम छोटे थे, हम देखते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी जहाँ सड़कों में चलते थे। यहाँ प्रजा परिषद का एक दौर चला 47 के बाद। उस वक्त यहाँ पर ये जो लोगों के अंदर ये एक सेकुलर इज्म पार्टी चलती है, एक धर्म के हिंदुइज्म पे बात चलती है। आज की स्थिति ये है कि वो यहाँ पर शहर के अंदर जो कटरा होगा या रियासी होगा, ये 5 पैसे अगर रेट बढ़ जाता था तो उसका धरना देते थे। कि कई दफ़ा हमने देखा है कि बीजेपी के धरने लगते थे, सादा खाना मर गया, आटा महंगा कर गया, हम छोटे बचपन में देखते थे। इन्होंने शहर को कैप्चर किया हुआ है हिंदुओं के नाम पे, हिंदू डेवलपमेंट के नाम पे नहीं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, उसका कोई उनका वो टारगेट नहीं है। आज ही मैं कई दफ़ा आप में सुनता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कुछ चीज़ें आनी होती हैं, जैसे आज रियासी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कुछ चीज़ें रूटीन में आनी है, वो किसी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, वो भी स्लोली आती हैं। आज की डेट में जैसे यहाँ कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल ही खुलना होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट का राइट बनता है। जब डिस्ट्रिक्ट मिल गई तो राइट में, अब जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो हमने जब डिस्ट्रिक्ट बनाया तो ये सारी चीज़ें आनी हैं, लेकिन वो रुक कर उसको ब्रेक लगती है। 2007 में बना, 8 में DC बैठे और उसके बाद 2014 में ही केंद्र में भाजपा की सरकार आई। उससे पहले आपकी सरकारें थी। वो जो बीच का स्पैम है, बीच का इतने सालों का गैप है, तब भी केंद्रीय विद्यालय नहीं आया। तो सवाल आपसे, मैं केंद्रीय विद्यालय, लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट है उसके लिए तो अप्रिशिएट करूँ ना। आप ये कह रहे हैं ना कि केंद्रीय विद्यालय अगर डिस्ट्रिक्ट बना तो वो आना था, लेकिन आपकी सरकार में भी नहीं आया कई सालों। कह रहा हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट में आने वाली, चलो हमारी सरकार में बाकी चीजें तो बनाई ना हमने जैसे डिस्ट्रिक्ट नहीं, अगर केंद्रीय विद्यालय नहीं आया होगा तो 10 चीजें अलग से बनी है। यूनिवर्सिटी कैंपस बने, एग्रीकल्चर कैंपस बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, ये चीजें बनी। यूनिवर्सिटी कैंपस का काम अभी भी चल रहा है, कितने साल हो गए? अब ये, और जब तक ये सरकार स्लो चलेगी, हमने शुरू करवाया था ये 2004, ये जब की बात आप कर रहे हैं ना, तब हमने शुरू कराया। उस वक्त पहले तो जगह के झगड़ा था, जब हमने शुरू करवाया उसके बाद 3 साल ब्रेक लग गया क्योंकि ये इनकी सरकार आ गई। तो अब ये उनसे पूछ सकते हैं आप, मुझे, मैं तो फिर उसमें विरोध। लेकिन अपोजिशन का फिर क्या रोल है? अब आप क्या सिर्फ चुनावों के समय में ही वोट मांगने जाएंगे, उससे पहले कोई अपना रोल अदा नहीं करेंगे? नहीं करते हम तो कर, आप ना कि उनका मसला है, तो ये मामला आपके एंगल से कह रहा हूं मैं। ये बात आप जिस वक्त वो कहते हैं, जिस वक्त आपने कभी एक बात कही कि जब वो कहते हैं कि 70 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जब आपने उसी एंगल से, आपने भी उस एंगल से पूछना चाहिए। यहाँ तक हमने अपोजिशन पहले बनाया, फिर हमने अपोजिशन कर काम बंद हुआ था, हमने शुरू करवाया उसमें। ये अब काम हमने शुरू करवाया उसमें, जिस वक्त इसके यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से बात करके, अब वो काम चल रहा है वहाँ पर, जैसे आप खुद ही कह रहे हो। मैं जिस वक्त आप जो बात पूछ रहे हैं, बेसिकली आपका इशू जो है कि सरकार, पार्टी, आप सत्ता में रहते हैं, जो इस वक्त मौजूदा सत्ता में है, उनको सत्ता चलानी आती है या नहीं आती है, जहाँ हमें आप पूछ रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करते हैं या नहीं करते हो, हम करते हैं। अब ये कोविड छोविड की वजह से थोड़ा सा स्लोली हुआ है। अब जैसे मैं आपसे इंटरव्यू भी दे रहा हूँ तो मैंने मास्क डाला हुआ है। चलिए, जनता ये सुन रही है कि आप प्रदर्शन करते हैं, अब जनता को दिखे या नहीं दिखे ये जनता डिसाइड करेगी। और इसके अलावा जो 2 पार्षद आपके यहाँ पे बचे हुए हैं, क्या उनसे बातचीत हुई है आपकी? क्या कहना है उनका? नहीं, वो पार्टी में डटे हुए, उनको कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि भाई आप भी हमारे साथ चलो, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया। उन्होंने स्टैंड रखा है, लेकिन उन्होंने कहा जो हमें लोगों ने वोट जिस ढंग से दिया है वो उसमें रहेंगे। तो उस तरीके से वो अपना जो म्यूनसिपैलिटी में राइट्स है, अपना हक है, वो लेंगे वहाँ पे।
वार्ड नंबर 11 की अगर बात करें तो अमित शर्मा यहाँ पे उन्होंने दिन रात प्रचार किया था, तो कहीं ना कहीं रोल था उनका भी जिताने में। तो क्या डर है कि उनके साथ जा सकते हैं वार्ड नंबर 11 की पार्षद? नहीं, जब जाना था तो वो गए नहीं, तो अब नहीं जाते वो। और वो जो मैडम है जो 11 नंबर वार्ड की, उन्होंने कैटेगरिकली उनको जब कहा तो उसने कहा दिया भाई आप गलत है, मैं एक पार्टी में जहाँ पर मुझे मैंडेट मिला है, मैं मैंडेट के हिसाब से चलूंगी, और जो मैंने लोगों से बात की वो वहाँ मैं लड़ूंगी, वहाँ पर म्यूनसिपलिटी की उस पर। कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं आप? कहीं आप भी तो निकट भविष्य में पार्टी तो नहीं बदल रहे? कांग्रेस का भविष्य आगे बड़ा अच्छा निकलेगा। सिर्फ ये है कि हमारी लड़ाई है कि स्टेट वापस आनी चाहिए, झूठी में नहीं। झूठी में रहेंगे तो आपका भी भविष्य, जम्मू वालों का भी खराब होगा तो हमारा भी खराब होगा। चाहे वो बीजेपी वाले जिसको भी पूछो तो उसको वो भी कहता है कि परेशान मैं भी हूँ, बीमार मैं भी हूँ, लेकिन दवाई वो बताता नहीं कि कितना टेम्परेचर है मुझे। आज झूठी बनने से जब तक स्टेट नहीं बनेगी तो यहाँ पॉलिटिक्स है ना के बराबर ही है। हमारा खासकर जम्मू रीजन में ज़्यादा नुकसान है इसमें चल रहा है झूठी की वजह से। तो उस एंगल से जहाँ तक मेरी पार्टी का आप कह रहे हो, पार्टी में जब तक मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं एक कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हूँ। ये बड़ा बयान दे रहे हैं जब तक आप पॉलिटिक्स में हैं और कांग्रेस में। मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। घर बैठ सकता हूँ, पॉलिटिक्स छोड़ सकता हूँ, कभी थक जाऊँ, कभी एज के हिसाब से। हम कई दफ़ा देखते थे ऋषि कुमार कौशल जी की एक टाइम जिस वक्त गरजते थे, लीडर थे, फिर उसके बाद एज फैक्टर के हिसाब से वो घर भी बैठे लेकिन पार्टी के अंदर रहे। डेली वेजेस का मुद्दा है। भाजपा का ये कहना है कि ये पुरानी सरकारों का पाप है, तो आपकी सरकारों ने वो पाप किया है, ऐसा मानते हैं आप कि जो वादा आपने किया था परमानेंट करने का 7 साल के बाद या 5 साल के बाद, वो नहीं हुआ और आज तक वो अपने परिवार वालों का पालन पोषण भी सही से नहीं कर पा रहे? डेली वेजेस जो नीड बेस पे जब लगते हैं ना, जब से अभी तो नीड बेस पे बंद कर दिया है। जब मैं 2002 में एमएलए बना तो नीड बेस पे एक प्रोसीजर था कि जैसे मान लो बुमाग है तो यहाँ रियासी से कोई लड़का तो जाएगा नहीं काम करने के लिए, पानी खोलने के लिए, तो बुमाग से नीड बेस पे लगाए जाते थे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी टाइप के दूसरी जगह पे भी होता था। तो जब वो नीड बेस पे थे तो 96 में एक आर्डर निकला था कि जिसने 7 साल सर्विस की होगी तो उसको रेगुलाइज किया जाएगा। ये उस वक्त निकला था, उस जो 2002 से पहले जो सर्विस की थी। तो उस वक्त जिस वक्त ये हुए थे तो कुछ लोग उस वक्त रेगुलाइज हो गए थे। डॉक्टर फारूक चीफ मिनिस्टर था, जो कुछ बचे थे तो जब मैं एमएलए मिनिस्टर बना तो मैंने उसमें नीड बेस पे उनको रेगुलाइज किया था। फिर उसके बाद जो ज़रूरत थी, क्योंकि ये एक ऐसा काम है लोगों को काम, अगर आपने पानी पिलाना है, बिजली खोलनी है, जब वहाँ आदमी नहीं होंगे तो नहीं आप कर सकते हैं। तो वक्तन बे वक्तन वो कुछ लोग और भी लगे इसमें और उसको हमने एंगेज किया है उसमें। अगर आप कहते हैं जब पार्टी कोई दूसरी कहती है कि हमने पाप किया, वो करना चाहिए पाप। ऐसा पाप अगर हम ऊपर ईश्वर से आपके द्वारा हम ईश्वर से मत्था टेकते हैं कि हमें दोबारा मौका दे, हम दोबारा वही पाप करेंगे जिसको वो पाप कहते हैं। लेकिन जो सरकार आ जाती है फिर रेगुलाइज उनका 7 साल के बाद 8 साल के बाद एक जैसे पहले ऑर्डर निकला था, रेगुलाइज इन्होंने करना चाहिए। बेशक हमने पाप किया, पुण्य वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन 7 साल का वादा आपने किया था, आपकी सरकारों में 7 साल हो चुके, आपने कहा ना अभी। नहीं 7 साल का एक ऑर्डर निकला था कि जिसने 7 साल सर्विस की होगी, ये निकला था 96 में ऑर्डर। उसी के मुताबिक हमने पिछले वाले कर दिए। जब हम छोड़कर आए हैं जिन लोगों को, अब वो बेचारे 7 साल के बजाय 10-15 आज 6 साल हो गए इनको बनाए हुए। मोदी जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि देश के अंदर 2 करोड़ नौकरी देंगे हम हर साल में। लेकिन जब वो सत्ता में बैठ गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने पहला ऑर्डर ये निकाला कि कोई आदमी अब इसके बाद नौकरी नहीं लगेगी किसी की भी। और उसी तरीके से जब से हमने छोड़ा हुआ है उसके बाद वो बेचारे वही दर होकर धरने दे रहे हैं। ये हमने पाप किया। हम मानते हैं कि किसी को रोटी लगाना, किसी की नौकरी लगाना अगर पाप है तो मैं फिर आपको भी कह रहा हूँ कि वो तो हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। ऊपर वाले से भी कहते हैं कि हमें ये हाथ होना चाहिए कि हम दें। रेगुलाइज करना जो होता है, जो सरकार हो, हमारी सरकार होती तो हम करते। आज इनकी सरकार है, ये इनको दर कर रही है, ये इनकी गलती है। ये कह रहे हैं कि नहीं जी उन्होंने पाप किया हो, ये पाप नहीं है। तो आप भी डेली वेजर्स का मुद्दा नहीं उठा रहे, अपोजिशन में आप हैं, ये मुद्दा भी आप नहीं उठाते हैं। अब ये आप पूछ रहे हैं तो ये कौन सा मैं कौन सी बात, मैं कोई गप थोड़े लगा रहा हूँ आपके साथ। अगर मैं कोई पास ऑन कर रहा हूँ मैसेज, अगर मैं उन्हीं की बात का उत्तर दे रहा हूँ। लेकिन हम देखते थे कि जब भाजपा अपोजिशन में थी तो किस तरह से तमाम मुद्दों को उठाती थी, जिसके बाद वो सत्ता में आई। लेकिन अब वो खाली हिंदू के नाम पे वोट मांगती थी, कुछ नहीं करती थी। मुझे बताओ कोई एक इशू उन्होंने उठाया होगा। जब उनकी जहाँ आप ये देखो, आप अपने रियासी में देखो, ऋषि जी ने इतनी बड़ी दाढ़ी की थी, प्रोटेस्ट करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर में प्राइम मिनिस्टर आया, कौन सा रियासी का जाकर प्रोटेस्ट किया कि इसकी दाढ़ी काटो? उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने प्रोटेस्ट किया? उस वक्त कहाँ थी बीजेपी? कौन सी आप बात कर रहे हो? कौन सा प्रोटेस्ट करती है? 83-84 जिस वक्त अब हम 2002 में आए तो उनकी दाढ़ी कटवाई है। प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट नहीं था उनका, हमने उनकी इज्जत, उनकी बुजुर्गी का इज्जत किया है। कहाँ उस वक्त कहाँ रियासी वाले सोए हुए थे, कहाँ बीजेपी सोई हुई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के जाकर कहते कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने हो, ये आदमी आपके साथ था, आपके साथ गलियों में घूमते थे ऋषि जी। यहाँ बाजारों में देखा अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी जाते थे, कोई रियासी में प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि जाकर उसको कहते कि भाई उसकी दाढ़ी काटो। ये बातें नहीं कहने वाली, काम करने की क्षमता होनी चाहिए। जो भी पॉलिटिक्स में है, चाहे वो पंच बने, सरपंच बने, एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। हम लोग जो, हमें जब मौका मिला हमने काम, मैं तो एक ही दफा एमएलए बना ना, मैं एक ही दफा एमएलए बना 2002 से लेकर 2008 तक। हम जो कर सकते थे आज भी हम उसके बाद अपर हाउस में गए, हमने काम किए हैं। तो उन्होंने इवन यहाँ उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए डिस्ट्रिक्ट बनाना कोई मामूली बात नहीं थी, छोटी मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, वो 2 मिनट में बना सकते थे। ये बेसिकली धर्म के, हम यहाँ ये जो पार्टी है खाली हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगती है। आज भी जो कभी भी बोर्ड करेंगे तो आप भी देखें इनके 5, 7, 10, 20 ब्रांचें हैं, वो घूमते रहते हैं इसी इश्यूज के ऊपर। तो मैं इसलिए यहाँ तक हमारा फर्ज है, जो हम काम करते हैं, वोट लेते हैं, हम काम करते हैं। आपने ये कहा कि आपने काम किए, आप एक बार विधायक रहे, क्या लगता है आपको जो पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक अजय नंदा जी, उन्होंने काम नहीं किए, या फिर जो मंत्री हैं पीएमओ में और सांसद हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र, वो काम नहीं कर रहे? मैं जितेंद्र जी से तो कंपटीशन नहीं कर सकता, वो तो एमपी हैं। आप ऐसा करिए ना, 2-4 पंचायतों में इकट्ठे बैठा दीजिए, मुझे भी बैठा दीजिए, इसको भी बैठा दीजिए, नंदा जी को भी। तो यहाँ ऐसा कर लीजिए, मुझे डीसी ऑफिस में उनको भी बुला लीजिए, मुझे भी बैठा दीजिए, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ उन्होंने काम किए, वो भी बता दें, मैं भी बता दूं। लेकिन मैं डिबेट करने के लिए तैयार हैं आप? अगर उनके साथ डिबेट होती है, लाइव डिबेट, तो करने के लिए तैयार है रियासी अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन लीडरशिप के साथ। ये नहीं है कि कोई बाजार से किसी को पकड़ कर लाओगे। नहीं, मैं पूर्व विधायक और जो राज्य मंत्री उनके साथ बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट अगर आपकी लाइव डिबेट हो तो आप तैयार हैं उन्हें चैलेंज कर? बिल्कुल कर सकते। नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना, फिर वो अपनी, मैं कह रहा हूँ कि किसी पंचायत के अंदर बैठो, जहाँ पंचायत में कहें कि भाई ये काम किए हैं मैंने, वहां चल पड़ते हैं, उसमें क्या है। लेकिन डिबेट की बात नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ आपको कि डिबेट तब की जाती है जब कोई ऐसी स्टेज हो। आप लोगों के पास चैनल, आप जाकर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस ने काम किया। आप जैसे आपने देखा होगा कि मैं बताना नहीं चाहता, अभी पिछले दिनों डीसी को वेलफेयर दी जा रही थी, वहाँ एक पॉलिटिकल आदमी ने कहा कि मैडम जी जब आप आए हो 12 साल के बाद यहाँ पर जो काम रुके हुए किए, उन्होंने कहा, मैंने तो कहा नहीं, ये उनके लीडर ने कहा, उनके आदमी ने कहा कि भाई 12 साल से काम, जो मैं चला गया था, जो काम हमने छोड़े हुए थे, वो आज पूरे हुए हैं 12 साल के बाद। तो यहाँ तक आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो हमारे दौर में जो हम लोगों ने काम किए थे, जो हमने पाप किया था, जैसे चाहे नौकरियां ही सही, ना ये एक आदमी की नौकरी लगा सके, ना ये डेवलपमेंट की तरफ जा सके, एक ही नारा लेते रहे। आज भी इनको देखो पटका डालकर ये कहते हैं बस हिंदू खतरे में है। अब पता नहीं कितना खतरे में है, रियासत भी खत्म कर दी, झूठी भी बना दी, लोगों को बेरोजगार भी कर दिया। आज की डेट में आप देखो कोई चीज ऐसी है नहीं कि जिससे लोग समझे कि हमें कोई काम मिलेगा। तो मैं इन बातों में, चलो अब तो फिर आपको वोट क्यों नहीं मिलता? अगर आपने अपने दौर में काम किए थे, भाजपा काम नहीं कर रही, तो आपको वोट क्यों नहीं दे रही जनता? मैंने कहा ना, ये वोटर को आज की डेट में तो वो हिंदुइज्म पे वोट जा रहा है ना। आज भी शहर में देखेंगे, आज भी आपको जनता जागरूक नहीं है, आप ये मानते हैं कि उन्हें समझ नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? मैं कहूँ या ना कहूँ, आप खुद ही समझ रहे हैं। जनता को समझ नहीं है कि कौन सही लीडर है, किसने काम किया। पहचान, वोट बेसिकली वोट डालते हुए सवाल जुगल का नहीं है कि जुगल इलेक्शन लड़े या ना लड़े। मैं अपनी काबिल की बता दूं, जब भी वोट देना हो, उसने ये देखना चाहिए कि ये आदमी काम करेगा या नहीं करेगा। ये उस एंगल से वोट डालना चाहिए। वोट उसलिए मिला हुआ है, वोट कहीं मंदिर के नाम पे नहीं मिला हुआ है। वोट का जो 47 के बाद जो राइट हमें मिला है, जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने जो आइन लिखा हुआ है, उस आइन के मुताबिक जो हमें राइट मिला है, वो इसलिए मिला है कि आपने डेवलपमेंट के लिए नाम वोट देना है। आज देखो यहाँ पर जय श्री राम ही चल रहा होता है। वो मैं भी बोलता हूँ, मैं भी माता के नाम, मैं अभी 4 दिन पहले एक मंदिर में गया था, तो ये मैं उसके नाम पे वोट थोड़े मांगता हूँ। ये लोग सारे सुबह से लेकर शाम तक यही धंधा होता है इनका। जब इलेक्शन आती है तो 10-10, 4-4 आदमी तो घरों में घुसे होते हैं किसी के, भाई इसको वोट नहीं देना, ये धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। ये चीजें हैं यहाँ पे, जो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। चलिए, अंत में क्या ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के, या फिर जिले के, कटरा रियासी के मेल नहीं बात करेंगे, जो इस समय तत्काल से हल होने की ज़रूरत है? क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो होने की ज़रूरत है? कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे मानते हैं आप? एक तो सबसे पहले जो आपने बड़ा अच्छी बात कही है कि डेवलपमेंट की तो ये एक ऐसी सीढ़ी होती है कि इसको जितना आप करते चाहो चलता जाता है। आप सबसे पहले तो इस वक्त जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए थे, तहसीलें बनी थी, ब्लॉक बनी थी, वो फुली फंक्शनल होनी चाहिए। फुली फंक्शनल मीन्स
जैसे मान लो हमने तहसील बना दी, किसी जगह कटरा को तहसील दे दिया या पैंथल में ब्लॉक दे दिया, नियाबत दे दी, उसके साथ साथ 8-10 डिपार्टमेंट और आते हैं। तो उसके साथ वो आदमी और डिपार्टमेंट्स आने चाहिए। जब हमारी लोग सत्ता में आएंगे तो हम उनको दोबारा वापस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को फंक्शनल अच्छा करेंगे। जैसे मान लो हमने एक तहसील और ब्लॉक दी है बुमाग की, वो अभी भी रियासी में चल रही है, तो बुमाग वालों को तो पहले वो तहसील वैसे भी रियासी में थी, जब हमने बुमाग में तहसील और ब्लॉक दे दी है, जब तक वो तहसील और ब्लॉक नहीं खुलेगा उसके 15 डिपार्टमेंट और लेने उसने मांगने हैं, तो जब वहाँ खुलेगा तो फिर ही 15 डिपार्टमेंट्स उसको मिल सकते हैं। और अगर 15 डिपार्टमेंट्स मीन कि जेडीओ का तो दफ्तर चाहिए उसको, सीडीपीओ का दफ्तर चाहिए, ट्रेजरी चाहिए, एडब्ल्यू चाहिए, बिजली का, पानी का, ये सारे डिपार्टमेंट्स उसको चाहिए। तो जब तक वहाँ वो फुली फंक्शनल नहीं होगा तो समझो कि अभी ज़रूरत है। तो अभी जब से हमने बनाया 7-8 साल से अभी एक भी डिपार्टमेंट सेक्शन नहीं हुआ उसके लिए, उस एरिया के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो ये ज़रूरत है कि एडमिनिस्ट्रेटर ये यूनिट है वो अच्छे तरीके से फंक्शनल करने चाहिए और वहाँ अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट्स और आने चाहिए। मैं आपसे भी कहूँगा कि जब आप कुछ लोगों से जो आपके चैनल में जब आप पूछते हैं उनको पूछिए कि ये बुमाग की तहसील कब खुलेगी, ऊपर जाकर बुमाग में वापस कब खुलेगी। एक दूसरा, वहाँ डिपार्टमेंट्स और जो नियाबत और ब्लॉक के साथ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे जेडीओ का है, सीडीपीओ का, जब से मैंने कहा एडब्ल्यू, बिजली का, पानी का, दूसरे तीसरे 16 डिपार्टमेंट्स के करीब एक नियाबत में होते हैं, या तहसील में 20-22 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये कब वहाँ खुलेंगे, तो ये इसके लिए हम तो करेंगे। हमने एक बात आप मानते हैं कि भाजपा ने 3 टियर सिस्टम जो है वो फुल फ्लैज तरीके से लागू कर दिया, जो कांग्रेस 50-55 सालों में नहीं कर पाई सत्ता में रहने के बाद? नहीं, ये इलेक्शन तो करवाई है इन्होंने, रात को सोए और सुबह कह दिया इलेक्शन करवानी है, बाई फोर्सली करवाई, ड्यूटी बनाकर। आप हार गए कहीं इसलिए, तो ये बात उस एंगल से नहीं कह रहा हूँ, उस एंगल से नहीं हार के, उसमें उस इशू में नहीं, क्योंकि मैं आप ही से पूछता हूँ कि जब बीडीसी का चेयरमैन बनाया उसका फंक्शन, उसकी वर्किंग क्या है। इन्होंने एक किस्म का लोगों को बताने के लिए कि भाई पूरे बाकी जगह पे जैसे ड्यूटी बना दी, पूरे देश में बोर्ड बटोरने के लिए कहा कि भाई हम करेंगे, तो फिर ये असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? यहाँ कौन सा खतरा है इनको? यहाँ क्यों डिलिमिटेशन डिले कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पिछली दफा हो गया कोविड, लेकिन कोविड के दौरान इन्होंने पंचायत की इलेक्शन। डिलिमिटेशन का आप विरोध करते हैं या फेवर में है? होनी चाहिए डिलिमिटेशन स्टेट बनने के बाद, पहले स्टेट बनाओ, स्टेट हुड हो तो फिर डिलिमिटेशन। ये तो सारा एक किस्म का कागजी काम है। ये आस्ता आस्ता हर आदमी जम्मू का, चाहे मैं कांग्रेसी हूँ कोई भी हूँ, हर इंसान इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो है वो परेशान है कि हमें ड्यूटी बनाकर अगर इलेक्शन करवाएंगे भी। आज दिल्ली में देखो क्या हालत है, केजरीवाल की क्या हालत है, वहाँ के एमएलए की क्या काम करते हैं वहाँ पे, कौन पूछता है उनको? हमारी बनी बनाई स्टेट कहीं आज तक हिंदुस्तान, कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है कि स्टेट से ड्यूटी बनना है। तो इसलिए जहाँ तक ये सारा एक तमाशा है, ये 3 टायर सिस्टम एक लोगों को भड़काने के लिए, एक लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ कोई 3 टायर सिस्टम में कोई ऐसा वो नहीं। मैंने सिंपल सी बात की कि आपने एक दफ़ा पंच सरपंच की इलेक्शन कराई, फिर करवाई बीडीसी चेयरमैन की इलेक्शन। वो बेचारे कहाँ पे हैं, किस खाते में हैं, कहाँ छोड़ा उनको? वो लटके हुए हैं कहीं पे, पता नहीं उनको भी हम है भी या नहीं है। 370 पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वापिस आना चाहिए या फिर चला गया अब छोड़? जम्मू कश्मीर स्टेट जब आ जाएगी, असेंबली बनेगी, ये बात असेंबली में उठेगी, तो ये कोई कानूनी दायरा है। नहीं, आपकी क्या राय है या फिर आपकी पार्टी की क्या राय है? ये उस वक्त जब पहले तो हमारी स्टेट ही नहीं है, तो हमारी स्टेट की पहले तो स्टेट बने तो हम उस राय पे चलेंगे ना। फिर स्टेट जब बनेगी तो उसके बाद इस टॉपिक को छेड़ा जाएगा वहाँ हाउस के अंदर, इसीलिए वो स्टेट नहीं बना रहे हैं। अब 2 ज्वलंत मुद्दे हैं, टोल प्लाजा का मुद्दा है, इसके साथ ही बारीदारों का वो बारीदारों का मुद्दा है। उस पर भी आप लगातार बोलते हुए नहीं दिखते हैं, हालांकि कोशिशें जरूर आपकी तरफ से हुई थी। क्या लगता है कि हल करेगी भाजपा ये दोनों? देखिए, ऐसा है कि जब उनकी मन हो, पहले नंबर आ गया था बारीदारों का इशू जो था, हमने कई दफ़ा कोशिश की असेंबली में या अपने टाइम पे कौंसिल में, वो आपके पास शायद आपको देखा या ना देखा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है जब देश का प्रधानमंत्री किसी को कह दे कि मैंने आपको कुछ देना है, प्राइम मिनिस्टर कह दे कि मैंने बारीदारों का मसला हल करना है, फिर हमारी और आपकी तो किसी और की तो वो रहती नहीं है। तो अभी जब उन्होंने कहा हुआ है, और उन्होंने कहा 2014 में, और 2014 के बाद 2019 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो 6 साल में 5 साल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने उनका मसला हल नहीं किया। चलो हम मानते हैं उस वक्त सरकारें पीडीपी की थी, बीजेपी की थी, कोलिशन थी, ऐसे थी वैसे थी। अब जब से गवर्नर रूल लगा है, उस पीरियड 2019 से पहले भी लगा था, ये दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये जो बीजेपी जहाँ पर रियासी में है, इनका प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफ़ा बन गया बोलकर।
तो अब उसको अगर आर्डर निकालना हो रात को, वो 5 मिनट में आर्डर निकाल सकता है उसके तो मिनट में। अब तो सारी पावर उनके पास है। करना नहीं चाहती बीजेपी। और अब तो सामने नजर आ रहा है ना, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, वो तो सामने नजर आ रहा है ना कि जब एक टेनर उनका व्यतीत हो गया कहने के, जब उन्होंने वोट लिया 2014 में मेरी इलेक्शन में, आपको शायद याद होगा जब आपने, मैं काउंटिंग से बाहर निकला तो आपने पूछा कि आप बताएं क्या क्या हुआ। मैंने कहा मैं ये हारने का गम नहीं है, इतना है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बारीदारों को हल कर देंगे। हम नहीं कर पाए, हम मानते हैं नहीं कर पाए हैं, चलो, लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, मुझे उस वक्त खुशी होगी, चाहे मैं हार भी गया हूं, कम से कम इनका हो जाएगा। 2014 के बाद 2019 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, असेंबली भी दोबारा इनकी हो गई। आज भी इनका इशू वो है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1 मिनट में कर सकते हैं। रही बात जैसे टोल प्लाजा की हमने भी आवाज उठाई, इन्होंने भी उठाई। वहां चाहे वो कांग्रेस ही हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर एक चाहता है कि टोल प्लाजा गलत है, नहीं लगना चाहिए। हम लोग भी चलाए, हम लोगों ने भी छोड़ डाला, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम लोग भी डीमकॉम के पास गए, हम लोग भी इनके ऑफिस में गए। अब यो इसमें पहले नंबर पे तो एक गलती ये सबसे, जैसे मैं आपके नॉलेज पे भी लाऊं, आपको भी बताऊं, शायद आपने देखा कि नहीं देखा, जब हमने इनको पूछा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, उन्होंने कहा कि हमने कहा रोड आप इसका हाईवे टैक्स आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि जैसे आपने मान लें 90 रुपये लेने हैं आने के, तो आप कैसे करते हैं, कैसे आप यहाँ 90 ले रहे हैं, दूसरी जगह पे 200 ले रहे हैं, तीसरी जगह पे 250 ले रहे हैं। कहते हैं हम पैच देखते हैं, जो 50 किलोमीटर का पैच हो उसका जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी हम कास्ट निकालते हैं, उसके कास्ट देखते हैं कि 10 साल या 5 साल ये हम टैक्स लेंगे तो ये कवर हो जाएगी हमारी। हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ये बन टोल प्लाजा की, कहते हैं कि यहाँ कास्ट ज़्यादा आई है, क्यों टनल बने हैं, वो भी हम बात मान लेते हैं, ये मैं आपके नाले में ला रहा हूँ, जब आप पूछ सकते हैं उनसे भी। जो आदमी टोल प्लाजा क्रॉस करेगा इस तरफ आने के लिए, तो उसने टनल की कास्ट उसको पड़ रही है, जहाँ हाईवे उधमपुर तक जा रहा है उसकी कास्ट पड़ रही है। वो हमारे 4 किलोमीटर का नहीं, वो 60 किलोमीटर का चार्जेस कर रहे हैं, तो उसकी कास्ट ज़्यादा है, तो ठीक है, उसका 140 या 180 रुपये रेट ठीक है, मान ली बात हमने। ये वो मैं आपके नाले में इसलिए ला रहा हूँ कि आप उनको पूछ सकते हैं और उनके ऊपर FIR लग सकती है। जब वो मैं यहाँ जम्मू से उस तरफ जा रहा हूँ, मैं सारी बन टोल प्लाजा को जम्मू की तरफ जा रहा हूँ, तो उसकी कास्ट तो कम है ना। जब वो कास्ट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जैसे लखनपुर से लिया 90 रुपये उसने क्या नाम है इसका, ठंडी खुई आने के लिए, तो 90 रुपये उसका, और जाने का भी 90 रुपये, क्योंकि उसकी कास्ट बराबर ले रहा है। मेरा उधमपुर जा रहा हूँ मैं, तो मेरे से ले रहा है 180 रुपये, क्योंकि कास्ट ज़्यादा है। जब मैं यहाँ से, अब जो मेरा बन टोल प्लाजा वो मेरा जम्मू की तरफ है, तो उसका टोल प्लाजा तो कम होना चाहिए उसकी कास्ट के मुताबिक, लेकिन कोई उनको पूछता नहीं है। एक तो वो चीज़ आपने चेक करनी चाहिए, आपने समझ ली बात। दूसरी, अब जब हम सब लोग चलाए, अब तो बीजेपी वाले भी कहते हैं कि अब ये टोल प्लाजे उठ जाएंगे। अब दूसरी बीमारी आ रही है, वो कह रहे हैं हर गाड़ी में GPS लगेगा। उसमें ये होगा कि गडकरी जी पूरे, ये जो जिस वक्त सरकार चल रही है पूरी, ये बनियों वाली सरकार है। वो कह रहे हैं 30 लाख करोड़ पे हमें आता था, इसकी इनकम आती है, और 30 लाख करोड़ जब हमें इनकम आती है, हम टोल प्लाजे उठा देंगे, हर गाड़ी में GPS लगेगा। जो आदमी जितनी रोड पे हाईवे इस्तेमाल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका पैसा चला जाएगा, और जो पुरानी गाड़ी है GPS हम प्रोवाइड करेंगे, नवी गाड़ी को तो फिट होकर आएगा। ये गडकरी जी ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया। तो हम मांग रहे हैं कि हमें रिलीफ दो। ये उल्टा आप जहां भी आप जितने भी इस्तेमाल करोगे हाईवे, तो GPS लग जाएगा, आपके अकाउंट में से पैसा चला जाएगा। इस वक्त जो विरोध करेंगे इसका, विरोध तो करेंगे, लेकिन सुना, जब पार्लियामेंट में इतना विरोध होता है हर एक चीज का, कौन सुन रहा है वहां पे दिल्ली में? इस वक्त तो डिक्टेटरशिप देश में चल रही है। आपने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, डिक्टेटरशिप है और आप कुछ नहीं करें। हम अपोजिशन कर रहे हैं अंकित जी, हम अच्छा डरे भी। कांग्रेसी नेता क्या डरे हुए हैं क्या सत्ताधारी पार्टी से? मैं डर कर बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कौन सा डर आप कह रहे हैं? लेकिन सिर्फ ये है कि जिसको सुनाना है उसको हमदर्दी लोगों के साथ होनी चाहिए। कोई भी सरकारें आती हैं, हमदर्दी होनी चाहिए, उनके कान खुलने चाहिए। ये तभी खुल सकते हैं जब उनके जो भगत हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, उनको भी नॉलेज आए कि नहीं भाई हम भी कुछ बोलें। जब वही उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारा वर्कर हमें बोलता है, हमारा वर्कर जब भी हमारे 70 साल हमने सरकार की तो हमें पकड़ता है, उनका वर्कर तो बेचारा माला ही जपता रहता है, वो कहता है बस मोदी जी को वोट देना है। क्या कांग्रेस में फिर से जान भरी जाएगी या पहले जैसा ही चलता रहेगा? और इसके साथ ही एक और सवाल, जान भरी जाएगी। अभी आप बेफिक्र रहें, कुछ चीजें हम भरोसे पे करते थे, कुछ चीजें हम पब्लिक से पूछ कर करेंगे। अब जिस वक्त पहले तो हम एक कॉन्फिडेंस से कर रहे थे, अपने अटैचमेंट के हिसाब से कर रहे थे। थी पहले, मानते हैं? मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं अटैचमेंट से करता था। जैसे मैं आपको चाहता हूँ, मैं कोई बात करता हूँ तो अटैचमेंट से करता हूँ। अब अटैचमेंट नहीं होगी, अब पब्लिक से पूछ कर कोई चीज़ की जाएगी कि किसको हम आगे लाएं।
तो अब आप सिटी की ही बात करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि अमित जी सिटी के नेता थे, बाहर के नहीं थे। रियासी कस्बे की, सिटी की बात करें तो अब कौन आपका यहाँ पे नेता है? बड़ा सभी हैं जो अब आप आने वाले वक्त में, अब मैंने वही कहा ना कि सबसे मिल बैठ कर, जब से आप देखते रहते हैं जब भी हम मिलते हैं तो सबसे मिलते हैं, तो इनसे पूछ कर करेंगे फैसला, उसमें क्या है। सभी एक से एक बड़े नेता बनने में देर थोड़ी लगती है, छोटे से लेकर बड़े तक नेता बन जाएंगे जब वो लोगों की बात करेंगे। भाजपा द्वारा जिस तरह से हम देखते हैं हर दूसरे दिन बैठकें होती हैं, मीटिंगें होती हैं, रैलीज होती हैं, लगातार वो अपने वर्कर को एक्टिवेट रखते हैं, तो क्या उसी तरह की रणनीति अपनाई जाएगी? भाजपा की तरह ही चला जाएगा कांग्रेस की? नहीं, भाजपा ने तो बहुत जल्दी अपने जो 5 स्टार होटल टाइप दफ्तर बना लिए हैं। अब ये हमें भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि किस ढंग से बनाए हैं। अब उनके पास फैसिलिटी है, उनके पास फाइनेंशियली पावर है। अब हम लोग कई दफ़ा सोचते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने ये क्यों काम नहीं किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होना चाहिए। आज पूरे देश में 570 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मेरे ख्याल अगर आप कहें कि हमारा रियासी का डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस बड़ा अच्छा है, इससे भी बढ़िया बढ़िया बने। अब तो जो दिल्ली में बन रहा है वो तो उसकी बजट ही बड़ी दूर जा रही थी। अब हम लोगों से मिलकर, लोगों के जो लोगों के बीच में जाकर करेंगे, या दफ्तर बनाकर फैसिलिटी देकर नहीं करेंगे। पहले आप लोगों के बीच में नहीं चाहते थे, यही बात हम पूछ रहे थे। हम जाते थे लेकिन फिर दोबारा जाएंगे। जो लोगों को दिमाग में भूत भर गया है, लोगों के दिमाग में कुछ नशा बन गया, उनका नशा उतारेंगे कि जो चीज़ें इन्होंने कही थी, महंगाई कहाँ चली गई है, गैस का रेट कहाँ चला गया, तेल का रेट कहाँ चला गया, जो कारपोरेशन ने 70 साल में हमने बनाई थी सब सबलेट कर दी हैं, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच रहे जा रहे हैं, अपना इंश्योरेंस बेच दी। अब जितने भी आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, मैं क्या गिनवाऊंगा आपको, ये सारी चीज़ें लोगों के बीच में जाकर कहेंगे। तो चलिए, अमित शर्मा जी आपको अपना आइडल कहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, उन्हें कोई राय देना चाहेंगे, कोई मशवरा? पॉलिटिक्स में तो नहीं मैं दे सकता, उनको जितना दिया वो काफ़ी है, बाकी अपना बच्चा है, आपस में फैमिली। जो राय आपने दी उन्होंने नहीं मानी? नहीं, वो चलता है। हमने सुना कि कुछ दिन लगातार आप मनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं माने। नहीं, मैं खुद ही कह रहा हूँ, तो उसमें क्या है। मैंने पहले भी कहा वो अपना बच्चा है रिलेशन के हिसाब से। अब वहाँ जहाँ चला गया है, अब वहाँ मेरी राय थोड़ी चलेगी, वहाँ तो उनकी राय चलेगी। उस घर पे जिस वक्त वहाँ चला गया तो वो उसके एटमॉस्फेयर को उसने देखना है। यहाँ तो बादशाह था ना, यहाँ बादशाह था वो, वहाँ चला गया है तो वहाँ वो किसी पद को लेकर भी एमसी रियासी में कोई ऐसी बातचीत? अब मैं नहीं कह सकता हूँ इसमें, तो मैं उसमें जब मैं एक रिश्ता ऐसा बता रहा हूँ आपको, मैं उसके लिए कहूँ अच्छा नहीं लगता है। रिश्ता बरकरार रहेगा या टूट रहेगा? रिश्ते थोड़े खत्म होती हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन हो जाती है। आप जैसे मैं आज यहाँ से रियासी में आया हूँ, तो अब मैं वहाँ जाऊँगा तो सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका कद कम होता है, मैं उसके पास बैठूँ। मैं जब कोई फंक्शन होगा या कहीं दाएं बाएं मिलेगा तो ठीक है कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज उनके पास नहीं जाएंगे? नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं है। पहले तो रियासी एंट्री ही वहीं पे होती थी। अब ये फर्क मुझे भी पड़ा है, मुझे भी थोड़ा सा है कि एंट्री क्लोज होगी वहाँ के लिए। नहीं, कभी कभी जाया करेंगे आपके साथ, इसमें क्या है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।